तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर जी के जीएस का महासंग्राम चलाया जा रहा है और पूरी तैयारी आप लोगों की जी जान से इस चैनल पर हो रही है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर आपका अब बहुत ही जल्द होने वाला है, उसका डिसीजन आ गया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करें, इन प्रश्नों को, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि दोस्तों हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जीके की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास बहुत ही जल्द अपडेट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए, और भी लोगों को जोड़िए। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है कि 2012 में ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो बताना है कि किस देश ने 2012 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक के खेल में। पहला है चीन, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रूस। तो दोस्तों, जिस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक ओलंपिक में 2012 में जीता था वो था अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा था? बताइए, GSAT-6, GSAT-15, GSAT-16 या फिर IRNSS-1E। तो दोस्तों, कौन सा था? तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2015 में लॉन्च किया गया GSAT-15 एक संचार उपग्रह था। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि आम तौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ठीक है, जिसे कलर की पहचान करना नहीं आता है उन्हें वर्णांध कहा जाता है। वर्ण माने कलर और अंध मतलब अंधा। जो कलर का अंधा व्यक्ति हो, जैसे जिस किसी को लाल और काला में फ़र्क नज़र नहीं आता, लाल हो तो उसे काला दिखाई देता है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? एक आनुवांशिक विकृति है, एक गैर आनुवांशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है, या फिर प्रकाश में अनावरण के कारण होता है ऐसा? तो बताइए क्या है? तो दोस्तों, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक विकृति है। इसमें रोगी व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। यह समस्या छोटी उम्र के बच्चों में भी देखी जा सकती है। सामान्यतः लोगों में वर्णांधता की समस्या अधिकतर बढ़ती उम्र के कारण देखी जाती है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है हवा के दबाव से, दूसरा है ध्वनि से, तीसरा है ऊष्मा से, चौथा है खगोलिकी से। तो दोस्तों, हब्बल का नियम भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में एक अवलोकन है कि आकाश गंगाएं पृथ्वी से दूर अपनी गति के आनुपातिक गति से आगे बढ़ रही हैं। यह बताता है कि एक आकाशगंगा की मंदी का वेग प्रेक्षक से उसकी दूरी के आनुपातिक होता है। यह ब्रह्मांड के विस्तार को भी प्रमाणित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो बताइए, किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? पहला है मुगल, दूसरा है लोधी, तीसरा ऑप्शन है आपका तुगलक, चौथा है खिलजी। तो दोस्तों, मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? ठीक है, पहला है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा है 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड,
तीसरा ऑप्शन है आपका 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। चौथा ऑप्शन है 4.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से कोई वस्तु पृथ्वी की कक्षा से बाहर वेग करती है तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, 11.2 किलोमीटर ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है एक सेकंड में, अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर जा रही है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है कनाडा, चौथा है मालदीव। तो बताना है आपकी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि किन किन लोगों को इसका आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से किसे सम्मानित किया गया था। पहला है डेविड जे थॉलेमस, दूसरा है बॉब डिलन, तीसरा है बर्नार्ड एल फेरिंग, चौथा है जुआन मैनुअल सैंटोस। तो दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से जिसे सम्मानित किया गया था वो हैं जुआन मैनुअल सैंटोस। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी इन क्वेश्चन को पुटअप किया था 2016 की एनटीपीसी एग्जाम में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो दोस्तों बताइए किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका सामवेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है ऋग्वेद। दोस्तों, वेदों में आयुर्वेद से संबंधित सैकड़ों मंत्रों का वर्णन है जिसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा का उल्लेख है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को ही यजुर्वेद की आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आयुर्वेद की आत्मा कहा जाता है वो कौन सा वेद है। तो दोस्तों, आपका वो अथर्ववेद है। ठीक है, कौन सा वेद है, अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। पहला है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, तीसरा है महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया, चौथा है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। तो दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रति द्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। बताइए इलेक्ट्रॉन्स के प्रति द्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति द्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है रेल वायर क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रेल वायर क्या है। पहला है रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा, दूसरा ऑप्शन है रेलवे स्टेशनों की घेराबंदी, तीसरा ऑप्शन है एक केबल का ब्रांड नाम, चौथा है रेलवे विद्युतीकरण। तो दोस्तों, रेल वायर जो है वो रेलवे ब्रॉडबैंड की एक सेवा है। ठीक है, रेलवे ब्रॉडबैंड की एक सेवा को रेल वायर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज कौन है। पहला है शिवानी कटारिया, दूसरा है सुधा सिंह, तीसरा है अंजलि भागवत, चौथा है ललिता बाबर। तो दोस्तों, इनमें से जो पेशावर भारतीय निशानेबाज हैं वो अंजलि भागवत, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि हमारे प्रश्न के उत्तर देने से पहले आप लोग खुद एक बार उत्तर दे दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस आपका आंसर गलत भी आएगा
तो क्वेश्चन आपके दिमाग में और अच्छी तरह से बैठेगा कि हमने इसका आंसर गलत दिया था, इसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगस्त 2016 में किस राज्य की राजभवन में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का एक बंकर पाया गया था? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के राजभवन में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का एक बंकर पाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में क्या शामिल नहीं होता है? बताना है आपको कि एक कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में क्या शामिल नहीं होता। पहला है मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है कीबोर्ड। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सीपीयू। ठीक है दोस्तों, सीपीयू शामिल नहीं होता। दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील का है? पहला ऑप्शन है आपका गैब्रियल बातिस्तुता। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील का है। दूसरा ऑप्शन है मार्कोस रोजो, तीसरा है नेमार, चौथा है लियोनेल मेसी। तो दोस्तों आपका नेमार ऑप्शन सही हो जाएगा। नेमार जो है वो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत द्वारा प्रक्षेपित जीसैट 18 मूलतः क्या है? ठीक है, किसके लिए है? जो भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया है जीसैट 18 उपग्रह, वो किसके लिए है? पहला है पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए, दूसरा है मौसम विज्ञान संबंधी के लिए, तीसरा है रिमोट सेंसिंग के लिए, चौथा है संचार के लिए। तो दोस्तों जीसैट 18 उपग्रह मूलतः संचार के लिए है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्या क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? ठीक है दोस्तों, पहला है ट्रिपल, दूसरा है अल्ट प्लस सिंगल, तीसरा ऑप्शन है सिंगल, चौथा ऑप्शन है डबल। तो दोस्तों माउस की जो लेफ़्ट बटन होती है उसे 3 बार क्लिक करने पर ऐसा होता है कि पूरे पैराग्राफ को डिफ़ॉल्ट के रूप में सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन सा ताप परम शून्य ताप को दर्शाता है? तो बताना है आपको कि कौन सा ताप परम शून्य ताप को दर्शाता है। दोस्तों इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछ रहा है कौन सा ताप परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो पहला है 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम, 0 से 255 डिग्री सेंटीग्रेड कम, तीसरा है 0 से 295 डिग्री सेंटीग्रेड कम, चौथा है 0 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड कम। दोस्तों स्टूडेंट्स का दिमाग घुमाने के लिए इसमें अजीब तरीके से कुछ पूछा है। ठीक है, वैसे तो साधारणतः हम माइनस में लगाकर पूछता है कि -273 डिग्री सेल्सियस या फिर ऐसे। ठीक है, लेकिन इसमें 0 से कम करके पूछा है कि 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। तो इसका मतलब भी जो है माइनस में ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 0 जो है ना पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है, लेकिन 0 से जब नीचे जाता है तो माइनस में जाने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो परम शून्य ताप जो है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? बताना है आपको गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता। पहला है कंप्यूटर माउस, दूसरा है रेसिंग कार, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर, चौथा है स्मार्टफोन। तो दोस्तों इंकजेट प्रिंटर में गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न छूटा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आता वही प्रश्न है जो हमसे छूट जाता है, और तभी पेपर जो है हार्ड कहलाता है। ठीक है, तभी लोग कहते हैं पेपर हार्ड आया था। जब पढ़े रहोगे सब कुछ तो पेपर
इजी आएगा। ठीक है, इजी ही लगेगा, हार्ड भी होगा तब भी इजी लगेगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि WWF का पूरा नाम क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वेब वर्ल्ड फेडरेशन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वेब फेडरेशन। तो दोस्तों WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है। पहला है गर्दन के निचले हिस्से में, दूसरा है श्वास नली में, तीसरा है मस्तिष्क में स्थित होती है, चौथा है उदर के ठीक नीचे। तो दोस्तों मानव में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, मस्तिष्क के पिछले भागों में। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है। दोस्तों वही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृत संस्कृत में रचित नहीं है। तो बताइए कौन सी साहित्यिक कृत जो है वो संस्कृत में रचित नहीं है। पहला है मेघदूत, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है राजतरंगिणी, चौथा है तिरुक्कुरल। तो दोस्तों जो तिरुक्कुरल है वो संस्कृत में रचित नहीं है, बाकी मेघदूत, रत्नावली और राजतरंगिणी ये तीनों जो है संस्कृत में रचित हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों राजतरंगिणी की बात आई है इसमें, तो राजतरंगिणी से एक क्वेश्चन और बनता है कि राजतरंगिणी का इतिहास किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो पाणिनि थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि INS अरिहंत निम्न में से क्या है। पहला आपका है भारतीय नौसेना बेस, दूसरा है युद्धपोत, तीसरा ऑप्शन है विमान वाहक पोत, चौथा ऑप्शन है पनडुब्बी। तो दोस्तों INS अरिहंत जो है दोस्तों वो भारत की सबसे अब तक की सबसे एडवांस पनडुब्बी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया था। पहला है डॉक्टर ए पनगढ़िया, दूसरा है डॉक्टर राकेश मोहन, तीसरा है डॉक्टर उर्जित आर पटेल, चौथा है डॉक्टर रघुराम राजन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर उर्जित आर पटेल जो है सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राउलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। अगर देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। पहला है 1917, दूसरा है 1915, तीसरा है 1921, चौथा है 1919। तो दोस्तों राउलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष 1919, जिस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। पहला है आयाम, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, तीसरा है माध्यम, चौथा आवृत्ति। तो दोस्तों आयाम भी तरंग दैर्घ्य की विशेषता है, तरंग दैर्घ्य भी तरंग दैर्घ्य की विशेषता है और आवृत्ति भी तरंग दैर्घ्य की विशेषता है, लेकिन माध्यम जो है वो तरंग दैर्घ्य की विशेषता नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अनुवर्तन अधिकांशतः क्या दर्शाता है। पहला है पशु प्रजातियों की दीर्घायु, दूसरा है किसी पौधे का देशात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है दोस्तों मानवीय व्यवहार के पैटर्न, चौथा ऑप्शन आपका है पक्षियों का प्रवास। तो दोस्तों अनुवर्तन अधिकांशतः जो है वो किसी पौधे का देशात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, किसी पौधे का दिशात्मक विकास। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रेल टेल कारपोरेशन क्या है। बताना है आपको कि रेल टेल कारपोरेशन क्या है। निजी क्षेत्र का उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम या फिर साझे का व्यवसाय। तो दोस्तों जो रेल टेल है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो और भी लोगों को जो दोस्तों इस वीडियो से जोड़िए, शेयर करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों एग्ज़ाम क्रैक पवनपाल को एक बड़ा परिवार बनाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।